बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और अमजद चचा फाजिल से बातें कर ही रहे थे कि नज़र गुल दरवाज़ा खटखटाकर बैठक में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम उसके सलाम का जवाब देकर उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। तमाम से मुसाफा करके वो चचा फाजिल के पास बैठ गया। चचा फाजिल, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर है बेटा। तुम सुनाओ, माँ बाप कैसे हैं और तेरी नौकरी कैसी जा रही है? माँ बाप तो बिल्कुल ठीक हैं, अलबत्ता नौकरी का आजकल बड़ा रोला बना हुआ है। कैसा रोला? चचा ने हैरानी से पूछा। मैं भी उसकी तरफ मतवज्जा हो गया। अमजद अलबत्ता लाताल्लुक बैठा था, क्योंकि नज़रगुल और चचा के माबैन सारी गुफ्तगू पश्तो में हो रही थी और वो पश्तो नहीं जानता था। चाचा, 2 हफ्ते होने को हैं कि इंस्पेक्टर ताहिर को कोई घर से अगवा करके ले गया है। उसकी तलाश में पुलिस मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार चुकी है, मगर वो अभी तक लापता है। मुजरमों ने अभी तक तो ना उसके वर्सा से किसी तावान के हसूल के लिए राब्ता किया है और ना ही पुलिस से अपना मुतालबा मनवाने के लिए किसी राब्ते की ज़रूरत समझी है। हम तो दिन रात चक्रों पर चढ़े हुए हैं। अब भी मुश्किल घंटे डेढ़ की छुट्टी मिली है और यहाँ से सीधा मैंने थाने वापस जाना है। क्या बात कर रहे हो? चचा फाजिल मसनूई हैरत से बोला। थानेदार के साथ किसी की क्या दुश्मनी है कि इसे अगवा कर लेगा? क्या कह सकते हैं चचा, ये तो कोई सामने आएगा तो पता चलेगा ना। फिलहाल तो हर तरफ खामोशी है। अब से आखिर में इंस्पेक्टर साहब ने शबीर शाह के कातलों को गिरफ्तार किया था। नज़र हमारी जानी मानी खेज नज़रों से देखते हुए बोला, और इससे अगले दिन खुद अगवा हो गया। हो सकता है वो किसी के साथ खुद गया हो। चचा ने इम्कान जाहिर किया। अगर ऐसा होता तो फिर इसे वापस आ जाना चाहिए था। मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ, जिस लिबास में इसे आखिरी मरतबा देखा गया, क्या वो घर में मौजूद है? क्वार्टर पर मौजूद संतरी के मुताबिक वो काले रंग के सूट में था और इस रंग के 2-3 सूट थे। हमें तो उसकी अलमारी में इस तरह के 3 सूट मिले हैं। उसकी शबे ख्वाबी का लिबास तो एक ही होगा। वो घर में मौजूद था या नहीं? मौजूद था, वो मुख्तसरन बोला। इसके अलावा ख़ास बात, आजकल गर्मी का मौसम है, उसने सोते वक्त पंखा चलाया होगा। अगवा होने की सूरत में लाजमी तौर पर सुबह सबसे पहले उस कमरे में दाखिल होने वाले को उसका पंखा चलता हुआ मिलना चाहिए, क्योंकि अगवा करने वाले कभी भी पंखा बंद न करते। घर का मालिक अगर अपनी मर्जी से कहीं जा रहा हो तो लाजमी तौर पर वो पंखा ऑफ करता है। इस बारे में मुझे मालूम नहीं कि आया पंखा बंद था या चल रहा था। वो साफ गोई से बोला। अगवा होने की सूरत में अफरा तफरी और हाथापाई की इलामात भी कमरे में नज़र आनी चाहिए। मैंने एक और इम्कान जाहिर करते हुए कहा। जो बंदे सबसे पहले उसके कमरे में गए थे, उनके मुताबिक तो उन्हें किसी किस्म की अफरा तफरी या हाथापाई के निशान नज़र नहीं आए। इसका मतलब है वो अपनी मर्जी से कहीं गया है, मगर इसे दरवाजे पर मौजूद संतरी से छुपकर जाने की कौन सी मजबूरी थी? बहरहाल हमने भी मफरूज़े बयान किए हैं। मैंने कंधे उचकाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है। यार, आखिर मुझे भी तो पता चले आप लोग किस बहस में उलझे हुए हो। अमजद, जो काफ़ी देर से खामोश बैठा था, उसने पूछा। जवाबन मैंने इसे सारी गुफ्तगू का लब्बे लबाब सुना दिया। आप लोग फजूल इस बहस में उलझे हुए हैं। हमारी बला से वो अगवा हुआ है या खुद कहीं गया है? चचा फाजिल अमजद की बात सुनकर हंस पड़े, जबकि नज़र गुल भी ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। अमजद भाई सही कह रहे हैं। बहरहाल मैं अब इजाज़त चाहूँगा। बेटे, चाय तो पी लेते। चचा फाजिल जल्दी में बोला। बातों की धुन में चाय का ही नहीं पूछ सके। चाय फिर कभी सही। वैसे भी ये अपना घर है। फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे तेरी मर्जी पुत्र। चचा से मुसाफा करके जब उसने हमारी जानिब हाथ बढ़ाया तो मैं उसके साथ उठता हुआ बोला, चलो मैं तुम्हें थोड़ी दूर छोड़ कर आता हूँ। मैं चला जाऊँगा, आप बैठें। मगर मैं सुनी अनसुनी करता हुआ उसके साथ चल पड़ा। अमजद अलबत्ता चचा के साथ बैठा रहा था। बैठक से बाहर आते ही मैं उससे बोला, तेरे ऊपर तो कोई बात नहीं आई ना? क्योंकि फजलदार और खुशमीर की मुखबरी तो तूने ही की थी। वो बात मेरे और थानेदार के दरमियान राज थी। नज़र गुल ने मुझे तसल्ली दी। उसने कबीर शाह के इनाम वाले 10,000 अपने पल्ले से मुझे अदा किए थे। क्यों? मुजरमों का पकड़ने का कारनामा वो अपने नाम से कैश कराना चाहता था, इसलिए। अच्छा, तो ये बात थी। बहरहाल इस मामले में हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो फिक्र न कर यार, मैं इतना भी कच्चा नहीं हूँ। थोड़ी दूर तक इसे छोड़कर मैं वापस मुड़ आया। वापसी पर मैं अभी बैठक के दरवाजे से दूर ही था कि मुझे गाड़ी का हारन सुनाई दिया। पीछे देखने पर रजिया की सफ़ेद रंग की गाड़ी नजर आई तो मैं रुक गया। मेरे करीब गाड़ी रोककर वो जल्दी से बाहर निकली। इतने अरसे से कहाँ गायब थे? वो बेताबी से बोली।
اس کی बेतकल्फ़ी देखकर मुझे हैरानी हुई, मगर मैं हैरानी छुपा गया। चचा के पास शहर गया हुआ था तो बताकर तो जाते, पता नहीं कितने चक्कर लगा चुकी हूँ तुम्हारी गली के। क्यों, तुमसे मिलना था ना, इतना भी क्या ज़रूरी था मिलना। लग रहा है आप अभी तक मुझसे खफा हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मिस, मैं रूखे लहजे में बोला। मेरा मजाज ही कुछ ऐसा है। पहले तो आप ऐसे नहीं थे। पहले मेरा साथ वास्ता कब पड़ा है आपका? अच्छा, अब चाय का भी पूछोगे या इसी तरह इंसल्ट करते रहोगे? वो अचानक पैंथरा बदलते हुए बोली। वो अभी तक इस गलत फहमी में मुब्तला थी कि शायद मैं इससे जश्न की रात होने वाली गुफ्तगू से नाराज़ था। इंसल्ट मैं क्यों करने लगा आपकी? मैंने तो सिर्फ आपकी बातों के जवाबात दिए हैं और आए आपको चाय क्या खाना खिला देते हैं। मैं इसे साथ लेकर बैठक के बजाय घर घुस आया। कार इसने वहीं लॉक कर दी थी। इसे घर की औरतों के हवाले करके मैं चुपके से बैठक की तरफ खिसक गया। वहाँ चचा फाजल और अमजद मीरान शाह के मौजू पर मसरूफ़ गुफ्तगू थे। यार, वो मुसीबत फिर आ गई है। मैं उनकी बातों में मुखल हुआ। कौन सी मुसीबत? अमजद ने पूछा, जबकि चचा फाजल भी सवालिया नज़रों से मेरी जानिब देखने लगे। मिस रज़िया मीर नियाज़ खान किधर है? घर में औरतों के पास बिठा आया हूँ। मीर नियाज़ खान की बेटी के बारे चूँकि हम तफसील से चचा को बता चुके थे, इसलिए उसका नाम सुनकर उन्होंने मज़ीद सवाल करने से गुरेज किया था। अच्छा किया है। अमजद चचा फाजल की तरफ मुतवज्जा हो गया। अंकल, आप मीरान शाह से आगे इलाके के बारे में बता रहे थे। हाँ तो बेटा, मैं कह रहा था कि अगर आप मीरान शाह से आगे बाई रोड सफ़र करें तो रास्ते में पहले बोया आता है। इसके बाद एक बड़ा गांव है दीगान। इसको क्रॉस करते ही खड़कमर आ जाता है। चचा, ये तो आप सिर्फ रोड के ऊपर वाक़ई इलाकों की तफसीलात बता रहे हैं। रोड से हटकर भी तो गांव होंगे। पहले रोड वाले तो सुन लो। चचा हंसे। इसके बाद दाएं बाएं वाले भी बता दूंगा। अच्छा ठीक है, अमजद जल्दी से बोला। तो मैं कह रहा था कि इसके बाद खड़कमर आ जाता है। यहाँ से रोड दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक रोड बहरामंद और विचा बीबी की तरफ जाती है, जबकि दूसरी मंजर खेल, दत्ता खेल, बाबा ज़ियारत और मामा ज़ियारत की तरफ मुड़ जाती है। चचा फाजल तफसील से उस इलाके का हदूद अरबा वाज़िया कर रहा था। हम दोनों तवज्जो से उसकी बातें सुन रहे थे, मगर अभी तक चचा फाजल की गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई थी कि रज़िया बैठक में दाखिल हुई। वाह जी, ये खूब रही। मुझे उधर औरतों में बिठाकर खुद इधर गप्पों में मशगूल हो गए हो। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? मुझे ये कहते ही वो चचा फाजल की तरफ मुड़ी। सलाम कहकर उनके नज़दीक अपना सर झुका दिया। चचा ने जीती रहो बेटी कहकर उसके सर पर हाथ फेरा और वो मुड़कर बेतकल्फ़ी से मेरे नज़दीक चारपाई पर आ बैठी। मैंने कहा, हमारे यहाँ औरत औरतों के साथ ही बिठाई जाती है। बस बस, अपनी बद तहजीबी को रवाजों में ना छुपाओ। उसने मुझे झिड़का। बेटी, उमर ठीक कह रहा है, चचा धीमी आवाज़ में बोला। मगर चचा, मैं तो आपकी सेहत का पूछने के लिए आई थी। वो पटरी बदलते हुए मासूमियत से बोली। जम जम आओ बेटी, मगर ये तो तेरे वालिद साहब या भाई का काम बनता है ना। कल कला को किसी औरत की बीमार पुरसी के लिए अगर आपके वालिद साहब खुद तशरीफ़ ले आएँ तो क्या ये मुनासिब होगा? कम अज़ कम मरीज़ के घर वाले इससे मुतफिक नहीं होंगे। मगर भतीजी तो अपने अंकल को पूछने आ सकती है ना। वो कहाँ इतनी जल्दी हार मानने वाली थी। हाँ, मगर भाई को भी जहमत कर लेनी चाहिए। अमजद, जो काफ़ी देर से चचा की वजह से खामोश बैठा था, उस पर चोट करते हुए बोला, तुम खामोश रहो, ये मेरा और अंकल का मामला है। आज आपके दुम छल्ले नज़र नहीं आ रहे। अमजद कहाँ खामोश रहने वाला था। मैं चोरी निकल कर आई हूँ उनसे। वैसे चोरी करना कोई अच्छी आदत नहीं है। और अमजद की बात सुनकर वो इसे घूरते हुए उठ खड़ी हुई। अच्छा अंकल, मैं अब चलूँगी। जीती रहो बेटी, चचा ने उसे दुआ दी। उमर, अगर मुझे थोड़ी दूर छोड़कर आओ तो, वो मुल्तजी लहजे में बोली। मैंने सवालिया नज़रों से चचा फाजल की तरफ देखा। चले जाओ बेटे, वैसे भी इसका अकेला घूमना ठीक नहीं है। मैं उठकर अमजद से बोला, चलो माजे, इसे छोड़ आते हैं। मेहरबानी, वो रूखे लहजे में बोला। आप जाएं, मैंने अंकल से कुछ मालूमात लेनी है। अमजद का इनकार सुनकर रज़िया खिल उठी थी, जबकि मैं खून के घूंट पीता मजबूरन उसके साथ चल पड़ा। अमजद ने इसका तख्ता मश्क बनने के लिए मुझे तन्हा छोड़ दिया था। उसने कार में बैठते ही कार को आगे बढ़ाया। चूँकि गली में कार पीछे नहीं मोड़ी जा सकती थी, इसलिए वो सीधे चलती गई और दूसरी गली से कार मोड़कर हम गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर चढ़ गए। खामोश क्यों हूँ? अभी तक खफा हो क्या? कार में छाई खामोशी को तोड़ते हुए वो शोक लहजे में बोली। नहीं, खफगी की क्या बात है। वैसे ही मेरा मजाज कुछ इस तरह का है। सिर्फ मेरे लिए है ना? वो अठला कर बोली।
अमजद से तो बड़ी खुलकर गप्पे हाँकते हो। अमजद और तेरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लाजमी बात है, वो मर्द है और मैं औरत, बल्कि लड़की, तो फ़र्क तो होगा ना। उसके साथ बहस करना मुझे फजूल सा लगा। वो ख्वामख्वाह फ्री होने की कोशिश कर रही थी। उसके बोगस मजाक को मैं खामोशी से पी गया, लेकिन वो कब खामोश रहने वाली थी। मेरी खामोशी भांपते ही वो एक मर्तबा फिर बोली, वैसे तुम हो बड़े जालिम और कठोर, और इसके साथ साथ थोड़े से बेवकूफ़ भी। अजीब औरत हो तुम। इस मर्तबा मैं हल्के से गुस्से से बोला, तुझे बात करने का सलीका ही नहीं है। जालिम, कठोर और बेवकूफ़ जैसे अल्फाज तुम एक गैर मर्द के लिए इतनी आसानी से इस्तेमाल कर रही हो। तुम गैर कब हो? तुम्हें तो मैंने इसी वक्त अपनाने का फैसला कर लिया था जब पहली मर्तबा देखा था, क्योंकि मैं तो तेरे वालिद का मज़ारा हूँ ना, जो तेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकूंगा। वो मेरी इतनी कड़वी बात पर भी कहका लगाकर हंस पड़ी। अजीब ढीठ लड़की थी। उमर जान साहब, मुझे पता है तुम क्यों शोला पा हो रहे हो। इसकी वजह मैं तेरे घर में देख के आई हूँ। मैं समझा नहीं। मैं हैरानी से बोला, अब इतने भोले भी ना बनो। चलो, वक्ती फ्लर्ट से तो मैं मना नहीं करती। तुम जवान हो और जवान खून नजराना मांगता है, मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि नजराने में बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दे। अपनी ज़िंदगी का फैसला तुम कम अज़ कम दिमाग की आंखों से करना। ये क्या बकवास शुरू की हुई है तूने? साफ लफ्ज़ों में कहो, क्या कहना चाहती हो? साफ अल्फाज तो ये हैं कि तुम ज़ैनब के लिए मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो, और मुझे तो इसमें सिवाय इसके कोई खूबी नज़र नहीं आ रही कि वो एक ताज़ा खिला हुआ फूल है, और ऐसे फूल को तोड़कर चंद दिन सूंघने के बाद फेंक दिया जाता है। इसका मतलब समझते ही मेरा दिमाग भक से उड़ गया। वो एक घटिया सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाली घटिया औरत थी। मेरा हाथ घूमा और चटाख की आवाज़ के साथ मेरे गुस्से और नफरत से भरा हुआ थप्पड़ उसके गाल पर सब्त हो गया। तुम जलील औरत, मेरी बहन के मुतल्लिक ऐसे रिमार्क्स दे रही हो? वो अमजद से पहले मेरी बहन है। तुम्हारी ये जुर्रत? कार रोककर वो टूटे फूटे लहजे में बोली, जुर्रत तो मैं इससे भी बहुत बड़ी कर सकता हूँ, मगर तेरे गंदे खून से हाथ रंग कर भी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा। मैं कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और तपे हुए लहजे में बोला, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तू औरत है, वरना अब तक शायद तू ये बात सुनने के लिए जिंदा ना होती। वो जवाबन बगैर कुछ बोले फटी पटी निगाहों से मेरी जानिब घूरती रही। मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, मगर फिर कुछ सोच कर पलटा और एक मरतबा फिर जहरीले लहजे में बोला, तेरी जैसी तौइफ से बेहतर है बंदा कंवारा मर जाए। और याद रखना, इस दिन और इसी जगह को अपने लिए जो दुल्हन लाऊंगा वो दौलत, सीरत और सूरत हर लिहाज से तुमसे कई गुना बेहतर ना हुई तो मैं ये इलाका छोड़ जाऊंगा। ये गंडापुर का वादा है तेरे साथ। ये कहकर मैं एक झटके से मुड़ा और लंबे लंबे कदमों से वापस चल पड़ा। मुझे अपने आप पर अफसोस हो रहा था कि इस किस्म की जहनीत रखने वाली औरत को मैं घर क्यों लेकर गया था। ये तो शुक्र था कि अमजद साथ नहीं आया था, वरना मैं सारी उम्र उससे निगाहें ना मिला पाता। मगर शायद वो अमजद की मौजूदगी में ये बात ना करती। बहरहाल कुछ भी था, अब इस घटिया औरत से मोहतात रहने की ज़रूरत थी। जहाँ तक ताल्लुक था मीर नियाज खान का, तो वो गर्म जगह पर पाँव नहीं रखता था और मुझे उम्मीद थी कि वो रज़िया को भी किसी किस्म का गलत कदम उठाने की इजाज़त नहीं देगा। रज़िया को चैलेंज करते वक्त मेरे लाशऊर में शीतल का तस्वुर मौजूद था। कहने को तो मैं इसे कह आया था, मगर ये मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आया शीतल मेरा इंतज़ार भी कर पाती है या किसी और को पसंद करके उसके साथ शादी करके उसके घर चली जाती है। मैं उसको जितना प्यारा सही, उसकी दस्तरस से तो दूर था। वैसे भी मेरे वादे वईद के दरमियान चौधरी अकबर के इंतकाम की गहरी और चौड़ी खंदक हायल थी। इसके अलावा मज़हब का फ़र्क, तहजीबों का इख्तलाफ, ज़मीनी फासला और मुआशी नाहमवारी जैसी कई रुकावटें भी इस बात का सबूत थीं कि हमारा मिलाप मुश्किल था। शीतल के लिए मेरे दिल में कितनी गुंजाइश थी, इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता था कि मैंने कभी उससे ताल्लुक़ इस्तफार करने के मुतल्लिक संजीदगी से सोचा ही नहीं था। उस वक्त भी मेरा मूड इस मौजू पर सोचने के हक़ में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैं बैठक के बजाय घर में जाकर शीतल के ख़त का जवाब लिखने लगा। टेलीफोन पर बात करने में ये कबाहत थी कि मुझे उसके ऐसे सवालात का सामना करना पड़ता जिसके जवाबात फ़िलहाल मेरे पास नहीं थे। उसके वालिद की नागहानी मौत की ताज़ियत के बाद मैंने उसका शुक्रिया अदा किया था कि उसने ऐसे हालात में भी मुझे याद रखा था। अपनी मजबूरियों का रोना रोकर मैं इतने अरसे तक राब्ता ना कर सकने का जवाब पेश किया। आखिर में आने वाले हालात की तस्वीर खींचते हुए मैंने इंडिया जाने से माजरत का इजहार करते हुए इसे एक बार फिर वही मशवरा दिया जो इससे पहले कई मरतबा दे चुका था कि वो अपने किसी हम मज़हब को अपना ले।
खत को लिफाफे में बंद करके मैंने जेब में रखा और बैठक में जाकर चचा फाजल और अमजद की गुफ्तगू में शरीक हो गया। अगले रोज़ हम दिन चढ़े तमाम घर वालों से मुलाकात करके निकल आए। हमारे असल मिशन के मुतल्लिक सिर्फ असलम भाई और चचा फाजल को पता था। रहमान खेल से हम सीधा शहर पहुँचे। बैंक से 30,000 रुपये की रकम निकलवा कर आधी अमजद के हवाले करते हुए आधी मैंने अपनी जेब में रख छोड़ी थी। यहाँ से डायरेक्ट मीरान शाह की गाड़ी मिल जाएगी। बैंक से निकलते ही अमजद बोला, हाँ लेकिन हम पहले बन्नू जाएंगे और फिर वहाँ से मीरान शाह की गाड़ी पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ बन्नू में रात गुजार कर आगे चलें। छोड़ो बन्नू में रात गुजारने को, बल्कि अब आराम वगैरह का ख्याल दिल से निकाल दो। अब आराम इंशाल्लाह वापसी पर ही करेंगे। जवाबन में खामोश रहा, जो उससे मुत्तफिक होने का इजहार था। थोड़ी देर बाद हम फ्लाइंग कोच में बैठे मीरान शाह की जानिब रवां दवां थे और आने वाले वक्त के अंदेशों में घिरे मुख्तलिफ किस्म की सोचों में गुम थे। 2.5-3 घंटों के मुसलसल सफ़र के बाद हम बन्नू पहुंच गए। रास्ते में खिलाफे तवक्का अमजद खामोश बैठा रहा। बन्नू अड्डे में ड्राइवर ने 15-20 मिनट स्टॉप किया, जिससे फ़ायदा उठाते हुए हमने एक का एक कप चाय का पिया। बन्नू की कौन सी चीज़ मशहूर है? होटल वाले लड़के को चाय के पैसे अदा करते हुए अमजद ने पूछा। नस्वार और सुर्ख मिर्च मसाला। नस्वार? अमजद के लहजे में हैरानी थी। जी नस्वार, अगर शक है तो खा कर देख लो। मेहरबानी, आप खुद ही शौक फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो अभी तक ये लत नहीं पड़ी। अलबत्ता इतना पता है कि जो एक दफ़ा इसका आदी हो जाए वो फिर उम्र भर इससे जान नहीं छुड़ा पाता। ये अल्फाज मेरे होंठों पर ही थे कि ड्राइवर ने हॉर्न बजाया और दाएं बाएं बिखरे मुसाफिर कोच में बैठ गए। बन्नू से आगे के इलाके के बारे में मेरी वाकफियत चचा फाजिल से सुनी हुई मालूमात तक महदूद थी। मेरे ख्याल में इस इलाके के हजाम के घर में तो फाके ही होते होंगे। कोच के आगे बढ़ते ही अमजद मेरे कानों में आहिस्ता से बोला। उसकी बात सुनकर मेरे होंठों पर हंसी दौड़ गई। उसने ये बात मुसाफिरों के औरतों की मानिद लंबे लंबे सर के बालों को देखकर की थी। इस बारे में चचा फाजिल हमें तफसील से बता चुका था, मगर बताई हुई और देखी हुई बात में बड़ा फ़र्क होता है, बल्कि अमूमन मुशाहिदा सुनी हुई बात से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। रास्ते में हम चचा फाजिल की दी हुई मालूमात की रोशनी में इर्द गिर्द के इलाके पर बहस करते रहे। जारी है।